हेलो फैमिली। कुछ कहानियाँ दिल पर लिखी जाती हैं। कहते हैं हर मुस्कुराहट के पीछे एक दर्द छुपा होता है और हर रिश्ते में एक ऐसा सच जिसे कोई जुबान नहीं दे पाता। यहाँ मिलने वाली हर कहानी आपके सीने में कहीं गहरा असर छोड़ जाएगी, कभी प्यार बनकर तो कभी आंसू बनकर, कभी वो सच्चाई बनकर जिसे हम सब भागते हैं। कदम संभाल के रखिएगा, क्योंकि यहाँ किरदार नहीं बल्कि एहसास पीछा करता है, जहाँ हर कहानी आपका अपना दर्द बन जाती है। तो चलिए, ऐसी ही एक अनमोल कहानी में आपका स्वागत है। कहानी है प्यार की निशानी और आप देख रहे हैं एपिसोड 8। अगर आपने इसके शेष एपिसोड नहीं देखे हैं तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया है, आप जल्दी से जाकर देख लीजिए। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और कमेंट करके अपनी राय मुझे ज़रूर सजेस्ट करना कि आपको मेरी कहानियाँ कैसी लगती हैं, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं भी आप सभी के प्यार को महसूस कर पाऊँ। नाश्ता करने के बाद आदित्य काव्या को ले जाकर सोफे पर बिठाता है और खुद स्टडी रूम की तरफ बढ़ जाता है। काव्या के साथ रुखसार बैठी बातें कर रही थी, तभी माया काव्या के पास आती है। माया को देखकर काव्या जल्दी से उठने की कोशिश करती है, तो माया जल्दी से काव्या के पास आकर कहती है, मैम आप क्या कर रही हैं, आपको चोट लगी है। काव्या माया को देखकर बहुत परेशान होकर कहती है, आपको तो इससे भी ज़्यादा चोट लगी है, आपको रेस्ट करना चाहिए और आप यहाँ पर ऐसे खड़ी हैं। माया, इट्स ओके मैम, ऐसी चोट तो लगती ही रहती है। काव्या थोड़ी सख्त आवाज़ में, आप पहले यहाँ बैठिए फिर बात कीजिए। माया सोफे पर बैठ जाती है। स्टडी रूम में रोकी आदित्य के इतने शांत भाव को देखते हुए कहता है, बॉस आपने ध्रुव सूर्यवंशी को ऐसे ही क्यों छोड़ दिया। रोकी के सवाल से आदित्य के भाव बदल जाते हैं और वह कहता है, कुछ तो है जो हमें दिख नहीं रहा है। ध्रुव सूर्यवंशी दुनिया के सामने जैसे खुद को दिखाता है वह उसकी सच्चाई नहीं है। फिर सख्त आवाज में, मैंने उसकी फैमिली और फ्रेंड्स की डिटेल निकालने बोला था, वो हुआ। रोकी तुरंत सर झुकाए कहता है, नो बॉस, उसने हाई सिक्योरिटी किया है अपनी फैमिली डिटेल्स पर। आदित्य गहरी सांस लेते हुए कहता है, कोशिश करते रहो। रोकी हामी सिर हिलाकर यस बॉस। आदित्य अपनी जगह से उठकर स्टडी रूम से बाहर आ जाता है। रोकी भी उसके पीछे जाने लगता है। रोकी फोन पर मेल चेक करते हुए जा रहा था, तभी वह सर उठाकर देखता है तो माया सोफे पर बैठी काव्या से बातें कर रही थी। आदित्य सीधे काव्या के पास जाता है तो माया उठकर गुड मॉर्निंग सर। माया को बिना देखे आदित्य बस सर हिला देता है और काव्या को फिर से गोद में उठाकर बाहर चला जाता है। उसकी जाते ही रोकी रुखसार के पास जाकर गले लगाते हुए कहता है, अपना ख्याल रखना। रुखसार जवाब देती है, आप भी। रुखसार से अलग होकर जाने लगता है कि तभी वहाँ माया के पास रुक जाता है। रोकी का साइड फेस माया के सामने था। रोकी के रुकने से माया उसे देखने लगती है। रोकी माया को बिना देखे कहता है, टेक केयर माया। माया बस हाँ में सिर हिला देती है। रोकी तेज कदमों से वहां से चला जाता है। इधर श्रेष्ठा और ध्रुव साथ में नाश्ता कर रहे थे। ध्रुव अपने फोन पर देखते हुए नाश्ता कर रहा था, तो वहीं श्रेष्ठा ध्रुव को गुस्से में घूरते हुए नाश्ता कर रही थी। वैसे तो श्रेष्ठा चाहती तो वह ध्रुव के साथ बैठकर नाश्ता ना करे, लेकिन खाना उसकी कमजोरी थी, इसीलिए वह ना चाहते हुए भी ध्रुव के साथ बैठकर नाश्ता कर रही थी। नाश्ता होते ही ध्रुव श्रेष्ठा के पैरों से पट्टी निकालने लगता है। श्रेष्ठा झूठी मुस्कान लिए कहती है, दिखा तो ऐसे रहे हो जैसे बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो, लेकिन काम दरिंदों वाले करते हो। ध्रुव एक नज़र श्रेष्ठा को देखता है, फिर श्रेष्ठा के पैरों पे दवाई लगाने लगता है। ध्रुव को कुछ ना बोलता देख श्रेष्ठा चुपचाप बैठ जाती है और इधर उधर देखने लगती है। ध्रुव श्रेष्ठा को पट्टी करके वहां से उठकर फर्स्ट एड बॉक्स को रखता है और श्रेष्ठा के पास जाकर खड़ा हो जाता है। श्रेष्ठा सर उठाकर ऊपर देखती है तो उसे ध्रुव की आंखों में कुछ अलग ही दिखने को मिलता है। अचानक ध्रुव झुककर श्रेष्ठा के गले लगा लेता है। श्रेष्ठा की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। गले लगते हुए ही ध्रुव कहता है, आई एम सॉरी बेबी। ध्रुव के ऐसे बोलने से श्रेष्ठा एकदम से सॉफ्ट हो जाती है। ध्रुव श्रेष्ठा से अलग होकर एकदम से कमरे से बाहर चला जाता है। श्रेष्ठा अपने आप से, इसे क्या हुआ, फिर इग्नोर करते हुए, जो भी हो मुझे क्या। रात के करीब 8 बजे आदित्य और काव्या सिंघानिया विला पहुंचते हैं। सभी डिनर कर रहे थे, तभी अनुराग की नज़र आदित्य पर पड़ती है, जो काव्या को गोद में उठाकर ला रहा था। वह फिक्र से जोर से बोलता है, भाभी। अनुराग की आवाज़ सुनकर सब कोई अनुराग की नज़रों का पीछा करते हुए हॉल पर देखते हैं। सब जल्दी से अपनी जगह से उठ जाते हैं। आदित्य बिना किसी को देखे सीढ़ियों से चढ़कर कमरे में चला जाता है। काव्या को बेड पर लेटा देता है और कमरे से निकल जाता है। सब कोई अपने खाने को छोड़कर आदित्य के कमरे में चले जाते हैं। अनुराग दौड़ते हुए काव्या के पास जाकर बैठ जाता है और परेशानी से कहता है, भाभी क्या आपके पैरों को क्या हुआ। विशाखा जी काव्या के सामने जाकर चिंता भरे स्वर में पूछती है, हाँ काव्या बताइए, आपको ये चोट कैसे लगी। सबको कमरे में देखकर यूँ सवाल करने से काव्या खुद को नॉर्मल करते हुए कहती है, वो हमें कांच से लग गई थी। काव्या के बोलते ही अरुणी देवी का चेहरा सख्त हो जाता है और वह कमरे से निकलकर स्टडी रूम की तरफ बढ़ जाती है। स्टडी रूम के दरवाजे को अरुणी देवी गुस्से से धड़ाम की आवाज़ के साथ खोलती है। आवाज़ से आदित्य दरवाजे की तरफ देखता है। अरुणी देवी को देखते ही आदित्य एकदम से खड़ा हो जाता है। अरुणी देवी गुस्सा से चिल्लाते हुए, ये सब क्या है आदि। आदित्य अपनी दादी के गुस्से को देखकर मसूरी में हुई हर एक हादसे को बताता है। आदित्य की बातों को सुनकर अरुणी देवी आदित्य को गुस्से से घूरते हुए बाहर चली जाती है। वहीं आदित्य सोफे पर बैठकर ध्रुव की हर एक डिटेल को देखने लगता है। अरुणी देवी काव्या से मिलने जाती हैं। इस वक्त काव्या के साथ विशाखा जी, अनुराग, रोहानी और रोमानी मौजूद थे। अरुणी देवी सबको जाने के लिए कहती है और खुद काव्या के पास बैठ जाती है। उसकी बैठते ही काव्या छट से कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ दादी। अरुणी देवी काव्या के सर पर हाथ रखकर चलाती है और बड़े प्यार से कहती है, अब आपको हम कुछ नहीं होने देंगे।
काव्या जैसे ही अरुणी देवी के दिल की हर बात समझ गई हो, वह अरुणी देवी के हाथों को पकड़कर कहती है, दादी इसमें आपके पोते की कोई गलती नहीं है। काव्या की बातों को सुनकर अरुणी देवी थोड़ा मुस्कुरा देती है और कहती है, आपको कैसे पता कि हम आदि से नाराज हैं? काव्या, आप हमें देखकर गुस्से से जब चली गई तो अरुणी देवी, हम आदि से इसलिए नाराज नहीं हैं आपको चोट लग गई, बल्कि इसलिए नाराज हैं क्योंकि उन्होंने आपके बारे में उसी वक्त नहीं बताया। काव्या आप बिल्कुल चुप हो जाती हैं। अरुणी देवी आगे कहती हैं, हमें आदि पर पूरा भरोसा है, वह आपको कुछ भी नहीं होने देंगे। काव्या को जैसे कुछ याद आता है तो वह तुरंत पूछती है, दादी आप लोगों ने उन्हें बचपन से यूं दूर क्यों रखा? जैसे ही अरुणी देवी ये सुनती है, उसके चेहरे के भाव एकदम से बदल जाते हैं। वह अपनी जगह से खड़ी होकर काव्या को पीट करके खड़ी हो जाती है और फिर कहती है, जो जख्म अब भर चुके हैं उसे खरीदने का कोई फायदा नहीं। आदित्य के अतीत में बीते दर्दों को हम पूरे सपने में तब्दील करके भूल चुके हैं। इतना बोलते ही वह बिना काव्या की बातें सुनी चली जाती है। काव्या उनकी बातों में छुपे दर्द को अच्छे से समझ रही थी। काव्या बहुत देर तक सोचती रहती है, फिर घड़ी की तरफ एक नजर डालती है तो उसमें 12:30 बज चुकी थी, लेकिन आदित्य कमरे में अब तक नहीं आया था। काव्या दरवाजे की तरफ देखती है, फिर कुछ सोचते हुए अपनी आंखें बंद कर लेती है। आंखें बंद करने से उसे कुछ ही देर में नींद आ जाती है। आधी रात ऐसे ही बीत जाती है। सुबह की पहली किरण काव्या के चेहरे पर पड़ती है। काव्या अपनी आंखें खोलकर पहले बेड की दूसरी साइड देखती है। बेड पर कोई नहीं होता। काव्या उठकर बैठ जाती है और अपनी नजरें चारों तरफ डालती है। कमरे में आदित्य का कोई नामो निशान नहीं होता। काव्या समझ जाती है कि आदित्य कल रात कमरे में नहीं आया था। वह घड़ी की तरफ नजर डालती है तो घड़ी में भी अभी बस 5 बज रहे थे। यह देखकर काव्या एक बार फिर से अपनी नजरें वॉशरूम के दरवाजे की तरफ चली जाती हैं, लेकिन इस बार भी उसे निराशा ही लगती। आदित्य वहां भी नहीं था। काव्या फिर से एक बार अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ ही देर बाद कमरे में किसी के आने की आहट से काव्या की आंख खुलती है। पहले तो काव्या को लगता है कि आदित्य ही होगा, लेकिन इस बार सौरभ मुस्कुराते हुए आ रहा था। काव्या भी उसे देखकर थोड़ा मुस्कुरा देती है। सौरभ काव्या के पास बैठकर गुड मॉर्निंग भाभी। काव्या भी जवाब देती है, गुड मॉर्निंग। सौरभ काव्या के पैरों को देखते हुए कहता है, कल तो मैं यहाँ नहीं था तो आपकी चोट के बारे में सुबह ही पता चला। काव्या, अब ठीक है, इतनी भी ज़्यादा नहीं लगी। सौरभ काव्या से, एक बार मैं देख लूँ? काव्या हामी सिर हिला देती है तो सौरभ काव्या के पैरों पर से पट्टी निकालता है और फिर एक दवाई लेकर लगाते हुए कहता है, कल से आप चल सकती हैं। सौरभ की बात सुनकर काव्या खुश हो जाती है। तभी अनुराग भी अंदर आता है। अनुराग आते साथ सौरभ से, आप कब आए सौरभ? बस कुछ देर पहले। अनुराग भी बेड पर चढ़कर बैठ जाता है और काव्या से, थैंक गॉड भाभी आप जल्दी वापस आ गई, वरना आपके बिना तो मन ही नहीं लग रहा था। तभी बाहर से आवाज आती है, झूठ, एकदम झूठ बोल रहे हैं। सब दरवाजे की तरफ देखते हैं तो रूहानी आ रही थी। रूहानी भी बेड पर बैठकर कहती है, भाभी आपको पता है अनुराग भाई ने आपको बिल्कुल याद नहीं किया। अनुराग एकदम से बीच में, ओ हेलो, भाभी से पूछ लो, मैं ही उसे हमेशा कॉल करके बात किया करता था। फिर काव्या भी की तरफ देखकर, क्यों भाभी, मैंने सही कहा ना? काव्या मुस्कुराती हुई हाँ में सिर हिलाती है तो अनुराग बिल्कुल बच्चों की तरह खिलखिलाकर हंसने लगता है और रूहानी का मुंह बन जाता है। उन्हें ऐसी हरकतें देखकर काव्या हंसने लगती है। काव्या को हंसता देख तीनों मुस्कुरा देते हैं। अब रूमानी अपने हाथ में खाने की ट्रे लिए अंदर आती है और टेबल पर रख देती है और कहती है, भाभी नाश्ता इज रेडी, आप खा लीजिए। काव्या, हाँ पहले मैं फ्रेश हो आती हूँ। सब एक साथ कहते हैं, ठीक है भाभी, तो हम चलते हैं। इतना बोलते ही सब वहाँ से चले जाते हैं। काव्या अब अपने आप को देखती है। कल न नहाने की वजह से उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। काव्या बेड से अपने पैर नीचे उतारती है और पैड को पकड़कर खड़े होने की कोशिश करती है। तभी आदित्य भी कमरे में पहुंच जाता है। काव्या को ऐसे देखकर आदित्य जल्दी से आगे बढ़कर काव्या को उठा लेता है। अचानक से आदित्य के ऐसे करने से काव्या एक पल के लिए सहम जाती है, फिर अगले ही पल आदित्य के चेहरे को देखकर सुकून से भर जाती है। आदित्य काव्या को टूल पर बैठाकर जाने लगता है कि काव्या उसका हाथ पकड़ लेती है। आदित्य पीछे मुड़कर देखता है तो काव्या थोड़ी परेशानी से उसे ही देख रही थी। आदित्य काव्या की परेशानी को देखते हुए पूछता है, क्या हुआ? काव्या हिचकिचाते हुए कहती है, वो हमें नहाना है। आदित्य तुरंत जवाब देते हैं, इसे कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा जब पैर एकदम ठीक हो जाएगा तब नहाना। इतना बोलकर जाने लगता है कि काव्या फिर से आदित्य का हाथ पकड़ लेती है और एकदम मासूम सा चेहरा बनाकर कहती है, प्लीज हमें इसकी आदत नहीं है, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। एक बार हम अपने पूरे शरीर को भिगो तो दें तो हमें अच्छा लगेगा। आदित्य अब बिना कुछ बोले काव्या को गोद में उठा लेता है और शावर की तरफ ले जाता है। काव्या एकदम हैरान से कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं? आदित्य सपाट से जवाब देता है, तुम्हें नहीं तो कहा है कि तुम्हें नहाना है। काव्या हाँ, पर वह इतना बोलते ही रुक जाती है। आदित्य काव्या को शावर के नीचे ले जाता है और काव्या के दोनों पैरों को अपने कमर पर लपेट लेता है। काव्या बस आदित्य की हर हरकत को नोटिस कर रही थी। उसी के साथ ही उसकी धड़कनें बहुत तेज चल रही थी। आदित्य शावर ऑन करता है और काव्या की कमर को अपने दोनों हाथों से पकड़कर ऊपर करता है। काव्या शावर के नीचे थी और आदित्य शावर से थोड़ा हटकर खड़ा हो जाता है ताकि काव्या के पैरों पर पानी ना पहुंच पाए। काव्या आदित्य के इतने पास होने की एकदम से सिर उठती है। पानी की बूंदें काव्या को ठंडी राहत दे रही थी, लेकिन आदित्य के करीब उसके शरीर पर गर्माहट उत्पन्न कर रही थी। काव्या की साड़ी एकदम पतली थी जिसे वह चिपक कर काव्या के बदन को उभार रही थी। आदित्य की भी नजर काव्या के शरीर से होते हुए पानी पर पड़ती है। काव्या का फिगर देखकर आदित्य की सांसें एकदम से तेज हो जाती हैं। अब दोनों की आंखें आपस में एकदम से टकरा जाती हैं। टकराते नजर आपस में मिल जाती हैं
दोनों सावर के नीचे एक दूसरे के नजरों में खोए हुए थे। काव्या एकदम से शर्माते हुए अपना सिर झुका लेती है। आदित्य की नजर अब काव्या के गले पर मौजूद तिल पर टिक जाती है। तिल की वजह से काव्या का गला बहुत ज्यादा आकर्षक लग रहा था। आदित्य अपने आप को बिल्कुल संभाल नहीं पाता और एकदम से अपनी होठ काव्या के गले पर रख देता है। काव्या की पकड़ आदित्य के कंधों पर कस जाती है। आदित्य अब काव्या के गले को चूमना शुरू कर देता है। जैसे काव्या मचल सी उठती है, सांसें तेज सी होने लगती है। बढ़ती धड़कनों को संभालने की कोशिश करते हुए काव्या अपने हाथों को आदित्य के गले में लपेट देती है। आदित्य के हाथ काव्या की कमर पर कसते हुए एकदम से सहलाने लगते हैं। आदित्य के होठ अब रुकने के नाम नहीं लेते, गहराइयों से काव्या के गले को चूमने लगते हैं। काव्या बिल्कुल सिर उठती है। आदित्य काव्या को सावर के नीचे से हटाकर दीवार से की तरफ ले जाकर सटा देता है। काव्या के पैर अब भी आदित्य की कमर पर लपटे हुए थे। आदित्य बिल्कुल भी खुद को रोक नहीं पाता और काव्या को सटाकर उसके और करीब जाता है और कमर पर हाथ और ज्यादा कस लेता है और उसे किस और भी गहरी हो जाती है। काव्या बहुत तेज तेज सांसें लेने लगती है। दोनों के लिए ये एक पहला एहसास था जो एक दूसरे के साथ जी रहे थे। काफी देर की किस करने के बाद आदित्य काव्या को देखने लगता है, जिसकी आंखें बंद थी और सांसें तेज। बंद पलकें, भीगे चेहरे काव्या की खूबसूरती को और भी ज्यादा बढ़ा रही थी। आदित्य काव्या के आगे झुककर दोनों पलकों को चूम लेता है और कसकर गले लगा लेता है। काव्या के हाथ भी कस जाते हैं। काव्या अपनी सांसों को काबू कर रही थी, एकदम से उसकी सांसों ही अटक जाती हैं। आदित्य काव्या को गले लगाते हुए ही काव्या की साड़ी को उसके शरीर से अलग कर देता है। आदित्य की आंखें इस वक्त बंद थी। आदित्य के हाथ धीरे धीरे काव्या के ब्लाउज के बटन को खोलने लगते हैं। ये एहसास होते ही काव्या और ज्यादा आदित्य के करीब होकर गले लग जाती है। करीबी इतनी ज्यादा थी कि हवा तक पार होने को इजाजत नहीं थी। ब्लाउज के बटन खोलने के बाद आदित्य काव्या के ब्रा का हुक भी खोल देता है। काव्या की पीठ पर अब कोई कपड़ा नहीं थी। आदित्य के हाथ अब भी काव्या की पीठ को टच कर रही थी। आदित्य ऊपर रखी टॉवल को लेता है और काव्या को पीठ से होते हुए ढक देता है और अब भी काव्या के शरीर पर ब्लाउज मौजूद थी। अब आदित्य काव्या को ले जाकर टूल पर बैठा देता है। काव्या की आंखें अब भी बंद थी। आदित्य काव्या के हाथों पर कपड़ा रखता है और काव्या के गाल पर हाथ रखकर एकदम शांति से कहता है, जल्दी से चेंज कर लो, मैं दरवाजे पर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। काव्या तो शर्म से अपनी आंखें ही नहीं खोलती। काव्या की गाल शर्म से एकदम लाल हो चुके थे। नजर उठाकर आदित्य को देखने की भी उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। आदित्य काव्या के गाल से हाथ हटाकर झुकाते हुए माथे को चूम लेता है और वहां से बाहर चला जाता है। उसके जाते ही काव्या अपनी धड़कनों को संभालते हुए अपने सीने पर हाथ रख लेती है और आंखें एकदम से खोल लेती है। काव्या अब खड़ी होकर चेंज कर लेती है और धीरे धीरे वॉशरूम से निकलने लगती है। फिर एक बार वह पलट कर वॉशरूम को देखती है तो उसे अभी जो हुआ वह सब सामने दिखने लगता है। वह खुद की सवाल करती है, क्या ये कोई सपना था जो उसे मीठी सिरन दे गई? तो जवाब था नहीं, ये कोई सपना नहीं बल्कि सच था। आदित्य ने सच में काव्या के इतने करीब खुद को लाया था और इस करीबी से काव्या को एक अलग ही एहसास मिला है जो शायद ही उसे महसूस किया हो। तो आप सबको कैसा लगा ये एक प्यारा सा इन दोनों का एहसास? आई होप पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आप इसे इंजॉय तो कर रहे हैं या नहीं। काव्या धीरे से दरवाजा खोलती है तो देखती है आदित्य चेंज करने के लिए अपनी शर्ट को खोले हुए था। ये देखकर काव्या की आंखें शर्म से झुक जाती हैं। काव्या को देखते ही आदित्य अपनी शर्ट को छोड़कर काव्या के पास जाता है। आदित्य को आधा महसूस कर काव्या की धड़कनें एकदम से तेज हो जाती हैं। आदित्य काव्या को उठा लेता है। काव्या का हाथ आदित्य की खुली सीने पर चला जाता है। काव्या को इस वक्त बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। उसने अपनी आंखें बंद रखी हुई थी। वहीं आदित्य बिल्कुल नॉर्मल था। वह काव्या को लेकर जाकर बेड पर बिठाता है और खुद वहां से कबर्ड के पास जाकर शर्ट निकालकर पहनने लगता है। रेडी होकर आदित्य कमरे से निकलने लगता है। तभी उसकी नजरें टेबल पर रखी नाश्ते की प्लेट पर पड़ती हैं। आदित्य काव्या की तरफ नजर देखता है तो अब भी आंखें बंद किए हुए बैठी थी। वह खाने की प्लेट को लेकर काव्या के पास जाता है और उसके साथ बैठ जाता है। काव्या अपनी आंखें धीरे से खोलती है। आदित्य काव्या को नजरों से इशारे से खाने के लिए बोलता है तो काव्या नाश्ता करने लगती है। अब तक काव्या नाश्ता खत्म नहीं होता तब तक आदित्य वहीं बैठा अपना फोन पर मेल चेक करने लगता है। काव्या सर झुकाए सारा नाश्ता कर लेती है। काव्या का नाश्ता खत्म होते ही आदित्य अपनी जगह से उठकर कमरे से बाहर निकल जाता है। उसके जाते ही काव्या सर उठाकर देखती है। अब जाकर काव्या की हिम्मत होती है नजरें उठाने की। कॉलेज में हर तरफ चहल पहल थी। आज चारों भाई बहन कॉलेज एक साथ आए थे। कॉलेज में लड़के लड़कियों की नज़र बस एक ही पर टिकी हुई थी, वह था अनुराग। आज अनुराग ने बहुत दिनों बाद कॉलेज में कदम रखा था। अनुराग कॉलेज की बहुत सी लड़कियों का क्रश था, लेकिन अनुराग बिल्कुल अपने भाइयों की तरह ही लड़कियों से हमेशा दूर रहता था। रूहानी चारों तरफ लड़कियों को ललचाई नजरों को देखकर बोलती है, अनुराग भाई आप ना आंख सेकने का चार्ज लिया करो। अनुराग कंफ्यूजन सा रूहानी को देखता है तो रूहानी कहती है, आप देख नहीं रहे हो चारों तरफ लड़कियां आपको देखकर आंख सेकी जा रही हैं। मैं तो कहती हूँ कल से आप घूंघट ढाल कर आओ, पैसे दो, घूंघट उठाओ, इससे आपकी कमाई भी हो जाएगी। अनुराग रूहानी की बातों को इग्नोर करते हुए अपनी क्लास की तरफ जल्दी से चला जाता है। रूहानी रूमानी को देखकर कहती है, उन्हें तो आपकी बातों का जवाब ही नहीं दिया। कभी कभी तो अनुराग भाई बिल्कुल आदि भाई की तरफ बन जाते हैं। रूहानी मुस्कुराते हुए कहती है, आदि भाई हो या अनुराग भाई, हैं तो दोनों बड़े पापा के ही बेटे, गुण तो मिलते ही हैं। रूहान रूहानी से चली दी, मैं तो अपनी क्लास चलता हूँ। रूहानी, हाँ जा, तुझे मना किसने किया? रूहान घूरकर रूहानी को देखता है और चला जाता है। रूहान ऐसे जाते देखकर बोलती है कि रूहान भाई भी कुछ कम नहीं। रूहानी अपने स्टाइल में कहती है तो सिंगानिया परिवार का ही कौन। थोड़ी देर में रूहानी का भी क्लास
पहुंच जाती है और वह क्लास की तरफ बढ़ जाती है। अब रूहानी अकेली अपनी क्लास की तरफ बढ़ने लगती है। रूहानी सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए क्लास की तरफ बढ़ने लगती है कि उसका हाथ पकड़कर कोई खींच लेता है। अचानक खींचने की वजह से रूहानी संभल नहीं पाती और वह सीधे उस इंसान के सीने से लग जाती है। लेकिन रूहानी जल्दी से उसे दूर होकर गुस्से से कहती है, हाउ डेयर यू टच मी। सामने एक लड़का खड़ा रूहानी के धक्के देने से थोड़ा दूर हो गया। वह जैसे ही रूहानी का गुस्से से भरा चेहरा देखता है तो मुस्कुराते हुए कहता है, मेरी रूह को छूने की हिम्मत मुझ में नहीं होगी तो किसमें होगी। इतना बोलते ही वह लड़का रूहानी को कमर से पकड़कर खींच लेता है और बालों को रूहानी के चेहरे से हटाते हुए कहता है, 1 साल बाद तुम मुझसे मिल रही हो, लगता है दादी ने इसके बारे में शिकायत करनी पड़ेगी। रूहानी मुंह फेर कर खड़ी हो जाती है तो अब वह लड़का रूहानी के गालों को किस कर लेता है। रूहानी की आंखें एकदम से बड़ी हो जाती है और वह उसे घूरने लगती है। रूहानी के घूरने से वह लड़का एक आंख विक करके मुस्कुराने लगता है। रूहानी अचानक से उसे जोर से धक्का देती है और क्लासरूम में भाग जाती है। वह लड़का वहाँ खड़े अपने सर पर हाथ फेर कर मुस्कुराने लगता है। कुछ ही देर में चारों की क्लास खत्म होते हैं। सब एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। रूहानी परेशान सा बेंच पर अनुराग और रोहन के साथ बैठी थी। तभी रूमानी एक लड़के के हाथ में को पकड़े हुए वहां पहुंचती है। रूहानी जैसे ही उस लड़के को रूमानी के साथ आते देखती है, मुंह फेरकर फोन में बिजी हो जाती है। उस लड़के की नज़र तो कब से रूहानी पर टिकी हुई थी। जैसे ही वह लड़का रूहानी के मुंह फेरते हुए देखता है तो मुस्कुराने लगता है। यह वही लड़का था जो रूमानी को क्लास के बाहर मिला था। रूमानी सबके पास पहुंचकर उस लड़के का हाथ छोड़ देती है। उस लड़के को देखकर अनुराग खड़े होकर गले लगाते हुए कहता है, कैसा यार। वह लड़का अनुराग की पीठ पर हाथ रखकर कहता है, बिल्कुल ठीक हूँ, तू बता। अनुराग उस लड़की से अलग होकर कहता है, एकदम ठीक। वह लड़का अब रोहान के गले लगता है और उसे दूर होकर वह लड़का रोहानी के पास जाता है, लेकिन उसे पहले रोहानी अपनी जगह से उठकर फ़ोन पर बातें करने लगती है। रोहानी सीधे तरीके से उसे इग्नोर कर रही थी। ये देखकर वह लड़का फिर एक बार मुस्कुरा देता है और सबके साथ आकर बैठ जाता है। अनुराग उस लड़के से, सो मिस्टर तसंज ठाकुर सिंह, आज आपने कॉलेज में कदम कैसे रखा? आप तो बिजनेस की दुनिया में खोए हुए बादशाह हो। तसंज एक नज़र रूहानी को देखकर कहता है, आखिर इसकी वजह से तो तुम सबको पता ही है। सब कोई एक नज़र रूहानी को देखता है, फिर मुस्कुराने लगता है। कुछ देर तक सब बातें करते हैं। तभी रूहानी आकर एकदम से कहती है, हम घर जा रहे हैं। रूहानी के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर तसंज के पास जाकर कहती हैं, अरे दी, इतनी जल्दी भी क्या है? आप जीजू से तो मिली ही नहीं। जीजू सब सुनते ही रूहानी घूर कर रूहानी को देखती है तो रूहानी डर से तसंज के बगल में बैठ जाती है। रूहानी जाते हुए कहती है, जिसको आना है आइए, मैं तो जा रही हूँ। रूहानी अब वहाँ से थोड़ी दूर तक चली जाती है। अनुराग के मुंह से एकाएक निकलता है, घमंड तो देखो रूह का। तसंज अचानक से ही बोलता है, घमंड तो होगा ही, आखिर मेरी रूह है। तसंज अपनी जगह से खड़ा होकर कहता है, तो मैं चलता हूँ अपनी रूह के पास। सब हाँ में सर हिला देते हैं। तो तसंज दौड़ते हुए रूहानी के पीछे चला जाता है। रूहानी चलते हुए गाड़ी में बैठने वाली थी कि तसंज उसका हाथ खींचकर अपनी कार से सटा देता है। रूहानी गुस्से में उसे घूरती है। तसंज रूहानी के आजू हाथ रखकर एकदम करीब जाकर खड़ा हो जाता है और बहुत प्यार से कहता है, आज तुम्हारे सारे वक्त मेरे है रूह। रूहानी तसंज के सीने में हाथ रखकर धकेलते हुए गुस्से में कहती है, नहीं। तसंज अपने सीने से रूहानी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मुझे दादी से इजाज़त मिल चुकी है, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो मैं कॉल करके पूछ लेता हूँ। रूहानी अपना हाथ तसंज से छुड़ाकर उसकी कार में बैठ जाती है। तसंज भी मुस्कुराते हुए कार में बैठ जाता है। वही बेंच पर तीनों बैठे तसंज जहाँ गया था उस तरफ देखने लगते हैं। वहीं तभी रूहानी कहती है, पता नहीं दी जीजू के प्यार को कब समझेगी। अनुराग तुरंत कहता है, जब मेरा यार रूह से दूर जाएगा तभी अकल ठिकाने पर आएगी। रोकी। चारों अब घर के लिए निकल जाते हैं। इधर काव्या कमरे में बैठी बैठी थक चुकी थी। उसे ज़्यादा गुस्सा आ गया। वह थोड़ी भी अपने पैर नीचे करती तो सामने बैठी एक सर्वेंट तुरंत उठकर काव्या के लिए सब कुछ ला देती। ये सब आदित्य ने ही करने के लिए कहा था। काव्या को आदित्य पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वह खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है, खुद तो इधर से उधर घूमने जा रहे हैं और मुझे एक जगह बैठा दिया। मन तो कर रहा है अभी सर्वेंट का सर फोड़ दूं और यहाँ से बाहर चली जाऊं। बोलते हुए काव्या मुंह बनाने लगती है। इधर आदित्य काव्या की हरकतों को लैपटॉप की स्क्रीन पर देखे जा रहा था। उसके इस तरह मुंह बनाने से आदित्य के चेहरे पर छोटी सी स्माइल आ गई। तभी वीर और रोकी एक साथ अंदर आते हैं। आदित्य का ध्यान तो दोनों पर बिल्कुल नहीं था। वीर जैसे ही आदित्य की स्माइल करता देखता है, धड़ाम से बेहोश होकर गिर जाता है। वही रोकी का भी हाल इसी तरह था। आवाज से आदित्य का ध्यान टूटता है और एकदम से उसका चेहरा डार्क हो जाता है। रोकी और वीर को उठाने के लिए उस पर पानी छिड़कता है। वीर होश में आकर खड़ा हो जाता है। वीर की नज़र फिर से आदित्य पर जाती है तो वह डर से सकपका जाता है। आदित्य कड़क आवाज में कहता है, इस मंथ में तुम दोनों की सैलरी कट। जैसे ही दोनों ये सुनते हैं हक्का बक्का रह जाते हैं। वीर तुरंत कहता है, सर ऐसा मत करिए सर, मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे, पत्नी घर पर कदम रखने नहीं देगी, मैं अनाथ हो जाऊंगा सर। आदित्य अपनी जगह से उठकर कहता है, नेक्स्ट मंथ की तुम्हारी सैलरी हाफ। इतना बोलते ही वह ऑफिस में बने बेडरूम में चला जाता है। वीर रोमनी जैसी शकल बनाकर कहता है, एक स्माइल देने की इतनी बड़ी सजा। रोकी वीर को देखकर, वैसे तू बता तेरी शादी कब हो गई और बच्चे? इस पर वीर कहता है, मुझे लगा मैं ऐसे बोलूंगा तो मेरी सैलरी बच जाएगी, लेकिन एक्टिंग की वजह से
नेक्स्ट मंथ की सैलरी भी चली गई। वीर की बात पर रोकी हंसने लगा तो वीर मुंह बनाते हुए कहता है, हाँ हंस ले, जितना हंसना है, तेरा भी वक्त आएगा। तभी आदित्य कमरे से बाहर आता है तो दोनों चुप हो जाते हैं। कुछ देर बाद आदित्य ऑफिस में निकल जाता है और जल्दी ही घर पर पहुंच जाता है। आदित्य सीधे कमरे में जाता है तो देखता है काव्या अजीब सा मुंह बनाए बैठी हुई थी। वहीं जब सर्वेंट आदित्य को देखते ही निकल जाती है, आदित्य जाकर काव्या को गोद में उठाता है और कमरे से बाहर निकाल लेता है। काव्या हैरानी से बस आदित्य को देख रही थी। कुछ ही वक्त में दोनों कार में बैठ जाते हैं। आदित्य कार खुद ड्राइव करते लगता है। काव्या चुपचाप बिल्कुल भी बैठी नहीं पाती, इसीलिए पूछती है, हम कहाँ जा रहे हैं? आदित्य ड्राइव करते हुए जवाब देता है, तुम्हारी बोरियत दूर करने। काव्या कुछ समझ नहीं पाती तो फिर पूछती है, मतलब? इस बार आदित्य कुछ नहीं बोलता, पर काव्या हर बार की तरह फिर से फ्रस्ट्रेट हो जाती है। आदित्य की कार एक झील के किनारे रुकती है। आदित्य कार से निकलकर काव्या को लेकर नीचे उतारता है और झील के किनारे एक चेयर पर बिठा देता है। वह जगह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, शायद ही काव्या ने कभी ऐसी जगह देखी हो। झील के साइड फूलों की महकती खुशबू बिखरी हुई थी। वहाँ काफी सारी चेयर लगी हुई थी, लेकिन यहाँ आने की परमिशन रात को किसी को नहीं होती, इसीलिए यहाँ बिल्कुल शांत रहता। चेयर के बीच एक टेबल भी होती। उस लड़की से छज्जे की तरह उसे लकड़ी के छज्जे की तरह बनाया गया था, जो पूरी तरह से ढका हुआ नहीं था। छज्जे पर फूलों की तनी इधर उधर फैले हुए थे। सारे नज़ारे देखकर काव्या के होठों पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। काव्या आदित्य की तरफ देखती है तो वह साइड में जाकर फोन पर बात कर रहा होता है। ये देखकर काव्या का बुरा सा मुंह बन जाता है। जो अभी उसके फेस पर स्माइल आ गई थी, वह पल भर में गायब हो जाती है। काव्या मायूस से बैठ जाती है। तभी आदित्य कॉल कट करके उसकी साथ वाली चेयर पर बैठ जाता है तो काव्या का चेहरा एक बार फिर से खिल जाता है। लेकिन फिर से आदित्य का फोन रिंग होता है और वह फोन उठाकर बात करने में के लिए चला जाता है। फिर से काव्या का चेहरा मासूम सा हो जाता है। कुछ देर बाद आदित्य फिर से आकर बैठ जाता है। काव्या नाराजगी से कहती है, हम घर जाना है। काव्या की आवाज़ से आदित्य समझ जाता है कि काव्या नाराज है, लेकिन क्यों उसे ये समझ नहीं आता। आदित्य काव्या के चेहरे को देखते हुए कहता है, क्या हुआ? काव्या एकदम से कहती है, अगर आप मुझे यहाँ अकेले रहने के लिए लाए हैं तो वो हमें मंजूर नहीं, घर पर भी हम अकेले रह सकते हैं। काव्या के इतना बोलते ही आदित्य का फोन एक बार फिर से रिंग होता है। काव्या फोन को घूरते हुए नाराजगी से नजरें फेर लेती है। आदित्य एक नज़र अपने फोन पर डालता है, फिर काव्या को देखता है। आदित्य फोन को कट करके स्विच ऑफ कर देता है और काव्या को देखने लगता है, जो अभी नजरें फेरे बैठी थी। आदित्य, तुम अपनी नाराजगी खत्म कर सकती हो, अब हमारे बीच कोई नहीं आएगा। काव्या अपनी नजरें आदित्य की तरफ करती है, फिर उसके फोन को देखती है। एकदम से काव्या के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। काव्या की खुशी को देखकर आदित्य के दिल सुकून से भर जाता है। काव्या एकदम शांति से नज़ारों का आनंद ले रही थी और आदित्य भी काव्या के पास बैठकर उसका साथ देते हुए नज़ारों को देख रहा था। दोनों के बीच कोई बात नहीं हो रही थी, लेकिन एहसासों से ये पल भरा हुआ था। इधर तसंच रूहानी को लिए सिंगानिया विला के बाहर पहुंचता है। रूहानी बिना कुछ बोले कार से उतरकर जाने लगती है, लेकिन कार का दरवाजा लॉक था। ये देखकर रूहानी तसंच को घूरते कर देखती है। तसंच इस वक्त काफ़ी सीरियस नजर आ रहा था। रूहानी के इस तरह घूरने से तसंच बिना उसे देखे कहता है, रू, कब तक मुझे इंतजार करना पड़ेगा? पूरे 1 साल हो चुके हैं हमारी एंगेजमेंट हुई। रूहानी मुंह फेरे कहती है, मैंने नहीं कहा तुम्हें कि तुम मेरा इंतजार करो, और जिस एंगेजमेंट की बात कर रहे हो भूलो मत, उसमें मेरी कोई दिलचस्पी नहीं थी। तसंच रूहानी को देखते हुए कहता है, दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन रिश्ता तो था हमारे बीच, और इसमें मेरी क्या गलती है? हमारे पेरेंट्स ने हमारी मर्जी नहीं देखी तो हम क्या करें? रूहानी एकदम से कहती है, गलती ये थी कि तुमने हमारे रिश्ते को बढ़ने की कोशिश की। तसंच झट से बोलता है, तो मैं क्या करूं? मुझे तुमसे प्यार हो गया, मैंने कुछ जानबूझकर नहीं किया। रूहानी गुस्से से कहती है, लोक खोलो। तसंच रूहानी को देखने लगता है तो रूहानी चिल्लाते हुए कहती है, आई सेड ओपन द लॉक। तसंच लोक खोलता है तो रूहानी जल्दी से कार का दरवाजा खोलकर तसंच को बिना देखे बाहर की निकलकर विला के अंदर चली जाती है। तसंच वहीं बैठा रूहानी को जाते हुए देख रहा था। सुबह का वक्त था। सभी डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करने बैठे हुए थे। काव्या की नजरें नाश्ता करते हुए बार बार स्टडी रूम की तरफ जा रही थी, जिसे अनुराग और सौरभ अच्छी तरह से नोटिस कर रहे थे। अनुराग काव्या के सामने ही बैठा हुआ था। अनुराग धीरे से काव्या के पास कान में कहता है, भाभी, आदि भाई को देख रहे हैं? काव्या खोई हुई आवाज में स्टडी रूम की तरफ देखते हुए हमें सिर हिलाती है। काव्या की हरकत से अनुराग हंसने लगता है। अचानक ही काव्या को ख्याल आता है कि अभी अभी क्या हुआ। वह एकदम से अनुराग को देखने लगती है, जो उसे ही देखकर हंस रहा था। काव्या शर्म से नजरें झुका लेती है और नाश्ता करने लगती है। तभी अरुणी देवी की आवाज आती है। रूह दादी की आवाज से काव्या की नजरें रूहानी पर चली जाती हैं, जो किसी सोच में डूबी हुई थी। नाश्ता वैसे क्या वैसे रखा हुआ था। अरुणी देवी के बुलाने पर भी रूहानी अपनी सोच से बाहर नहीं आती। रूहानी जो रूहानी के साथ ही बैठी थी, वह उसके कंधे को हिलाते हुए कहती है, दी दी। रूहानी झट से अपने सोच से बाहर आती है और सबको देखने लगती है। सब उसे ही देख रहा था, कोई कंफ्यूजन से तो कोई फिक्र से। दादी, क्या हुआ है रूह? आप नाश्ता क्यों नहीं कर रही हैं? रूहानी भड़बड़ाते हुए, वो दादी, वो मैं एकदम से। विशाखा जी कहती है, रूह आपकी तबीयत तो ठीक है? मायावती भी काफी परेशान होकर कहती है, हाँ रूह आपकी तबीयत तो ठीक है? रूहानी जल्दी से कहती है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो बस थोड़ी एग्जाम की टेंशन है। अरुणी देवी कड़क आवाज में कहती है, एग्जाम की टेंशन बाद में कर सकती हो, फिलहाल तो नाश्ता कीजिए। रूहानी नामी सिर हिला देती है और नाश्ता करना स्टार्ट करती है। काव्या रूहानी के चेहरे को गौर से देखती है तो उसे अच्छे से समझ आता है कि रूहानी झूठ बोल रही है, लेकिन क्यों, उसे ये समझ नहीं आता। सब कोई नाश्ता कर रहे हैं तो सबका नाश्ता खत्म हो जाता है और वो अपने काम पर निकल जाते हैं। काव्या विला के बाहर जाकर माया को कॉल करती है। कुछ ही रिंग होते ही माया कॉल रिसीव करती है और काव्या, हेलो माया। माया नाम सुनते ही रोकी जो विला के अंदर जाने वाला था, उसके कदम एकदम से रुक जाते हैं। वह काव्या की तरफ देखता है जो फोन पर किसी से बात कर रही थी। रोकी काव्या के थोड़ी पास जाकर माया की आवाज़ सुनने की कोशिश करने लगता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। माया की आवाज़ उसे बिल्कुल भी सुनाई नहीं देती। पता नहीं क्यों, लेकिन रोकी को माया की आवाज़ सुनने की तड़प होने लगती है। उसका दिल बेचैन सा उठता है। वह एकदम से आदित्य की आवाज़ आती है, यहाँ क्या हो रहा है? रोकी का ध्यान एकदम से टूटता है और वह हड़बड़ाते हुए बोलता है, वो मैं। आदित्य घूर कर देखता है
और उसे जाने का इशारा करता है तो रोकी बिना वक्त गवाए वहां से चला जाता है। आदित्य काव्या के पास जाकर पीछे खड़ा हो जाता है। काव्या बात करके कॉल करती है और पीछे पलटकर बिना देखे चलने लगती है। तभी वह आदित्य से टकरा जाती है। काव्या आदित्य को देखने लगती है। आदित्य पैर ठीक हो गए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि घूमती रहो। काव्या हैरानी से आदित्य को देखती है तो आदित्य आगे कहता है, ज्यादा अपने पैर पर प्रेशर मत डालो वरना कमरे में एक जगह बैठकर रहना पड़ जाएगा। इतना बोलते ही आदित्य वहां से चला जाता है। काव्या अपने में ही कहती है, ये मेरी फिक्र कर रहे हैं या वार्निंग दे रहे हैं। ये सोचते हुए एकदम से सर झटकर विला के अंदर चली जाती है। कुछ देर में ध्रुव ज्यादा श्रेष्ठा से बात नहीं करता। कुछ दिनों से ध्रुव ज्यादा श्रेष्ठा से बात नहीं करता, यहाँ तक कि नजरें भी बहुत कम मिलाता है। ये सब देखते हुए पता नहीं क्यों लेकिन श्रेष्ठा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ध्रुव सोफे पर बैठे अपने लैपटॉप पर काम करने में एकदम बिजी था। श्रेष्ठा को ध्रुव का चुप रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। श्रेष्ठा को क्या हो जाता है, वह एकदम से उठकर ध्रुव के पास जाकर उसकी गोद में बैठ जाती है। श्रेष्ठा के ऐसे अचानक से ध्रुव हैरानी से उसे देखने लगता है। श्रेष्ठा ध्रुव के गले में अपने दोनों हाथ को लपेटकर कहती है, मेरी प्यारी विलियन, तुम हमेशा मर्डर, किडनैपिंग, रेप ये सब करते हुए अच्छे दिखते हो। यूं शांत रहकर तुम मेरी मुसीबत के लिए बढ़ा रहे हो। श्रेष्ठा की बात सुनकर ध्रुव के फेस पर डेविल स्माइल आ जाती है। वहीं श्रेष्ठा का कमर पकड़कर झट से सोफे पर लेटा देता है और खुद उसके एकदम करीब जाकर कहता है, बेबी तो शुरू करें। श्रेष्ठा ध्रुव के ऐसे करने से हैरान रह जाती है और फिर असमंजस में कहती है, क्या? ध्रुव श्रेष्ठा के होठों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए कहता है, रेप। श्रेष्ठा हैरानी से, व्हाट? ध्रुव श्रेष्ठा के गालों पर छोटी सी किस करते हुए कहता है, अभी तो तुमने कहा कि मैं रेप करते हुए अच्छा दिखता हूँ। अगर मैं दूसरों का रेप करूंगा तो तुम देख नहीं पाओगी, इसीलिए तुम्हारा ही रेप करता हूँ। अच्छे से देख भी पाओगी और महसूस भी कर पाओगी। ध्रुव की बातों को सुनकर श्रेष्ठा उसे जोर का धक्का देती है और वहां से भागने लगती है, लेकिन ध्रुव दरवाजे को लॉक कर देता है। ध्रुव श्रेष्ठा के पास जाकर कमर से पकड़कर खींच लेता है और कहता है, शेर को जगाकर कहाँ जा रही हो बेबी? श्रेष्ठा खुद को छुड़ाते हुए बेशरम, छोड़ो मुझे। ध्रुव श्रेष्ठा को बेड पर ले जाता है और कपड़ों से उसके हाथ और पैर को बांध देता है। श्रेष्ठा खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है और अब तो उसे अपनी ही कही हुई बातों पर पछताना होने लगा था। श्रेष्ठा की धड़कनें अचानक से डर से बढ़ने लगती हैं। वह देखती है ध्रुव अपनी शर्ट के बटन एक एक करके खोल रहा था। ये देखकर तो श्रेष्ठा छटपटाने लगती है। ध्रुव अपनी शर्ट को खोलकर फेंक देता है और श्रेष्ठा के ऊपर आ जाता है। श्रेष्ठा अपनी बड़ी बड़ी आंखों से ध्रुव को देखने लगती है। वह एकदम से अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है। श्रेष्ठा की हरकत से ध्रुव मुस्कुराने और उसके कान के पास जाकर कहता है, आर यू रेडी बेबी? श्रेष्ठा पूरी चुप हो जाती है। सांसें अचानक ही बढ़ने लगती हैं। ध्रुव के हाथ श्रेष्ठा की ड्रेस के अंदर से पीठ पर चले जाते हैं और अपना चेहरा श्रेष्ठा की गर्दन पर रख देता है। बहुत देर तक श्रेष्ठा को जब कुछ एहसास नहीं होता तो वह आंखें खोलकर देखती है। ध्रुव उसे बस लिपटा हुआ था। ध्रुव थोड़ा सर उठाकर श्रेष्ठा की आंखों में देखता है और कहता है, अब भी तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है ना? श्रेष्ठा बस आंखें खोल ले देखती है। ध्रुव आगे कहता है, लेकिन मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अब तुम मुझे बिल्कुल नहीं मारोगी क्योंकि तुम्हें मेरी आदत हो गई है। तुम मुझसे दूर नहीं रह सकती। श्रेष्ठा एक झटके से ध्रुव को देखती है। ध्रुव श्रेष्ठा के हाथों को खोल देता है, फिर उसके ऊपर से हटकर पैरों को भी खोल देता है। उसके बाद वह वहां से जाने लगता है। श्रेष्ठा जल्दी से उठकर ध्रुव का हाथ पकड़ लेती है। ध्रुव पीछे मुड़कर देखता है तो श्रेष्ठा पूछती है, तुमने मेरी दी को क्यों मारा? आदि ऑफिस पर बैठा काम कर रहा था कि तभी अरुणी का कॉल आता है। आदित्य रिसीव करके बात करने लगता है। बात करने के बाद आदित्य अपनी आंखें बंद कर लेता है, फिर खोल वीर को बुलाता है। वीर जल्दी से आकर, यस सर, आपने बुलाया? आदित्य बिना भाव के, आज सारी मीटिंग कैंसिल कर दो। वीर हैरानी से आदित्य को देखता है, फिर हमें सिर हिलाकर वहां से चला जाता है। आदित्य कुछ वक्त बैठकर उठते हुए बाहर चला जाता है। इधर काव्या गार्डन में पौधे लगाने में व्यस्त थी। सब आज बाहर गए हुए थे। काव्या विला में अकेली थी। फूलों की महक की खुशबू के साथ काव्या मुस्कुराते हुए हर एक पौधे को लगा रही थी। पौधे लगाने की वजह से काव्या मिट्टी से गंदी हो चुकी थी। गालों पर भी मिट्टी लगी हुई थी, लेकिन उसे इस बात की बिल्कुल भी एहसास नहीं था। काव्या अपने में गुम ही थी कि तभी एहसास होता है कि कोई उसे देख रहा है। काव्या सर उठाकर देखती है तो आदित्य खड़ा उसे ही घूर रहा था। काव्या धीरे से कहती है, आज तो मैं गई। आदित्य काव्या की तरफ कदम बढ़ाते हुए आता है तो काव्या भी उठकर खड़ी हो जाती है। आदित्य काव्या के एकदम पास आकर खड़ा हो जाता है और उसे घूरते हुए देखने लगता है। काव्या सर झुकाकर कहती है, वो घर में कोई नहीं है तो हमें बोरियत हो रही थी, इसीलिए हम यहाँ। आदित्य बिना कुछ बोले काव्या का हाथ पकड़कर अपने साथ विला के अंदर चलने लगाता है। कमरे में आकर आदित्य काव्या को सीधा वॉशरूम में ले जाता है और कपड़े देखकर चला जाता है। काव्या एक नजर आदित्य को झांकते हुए देखती है, फिर अपने सीने पर हाथ रखकर बच गई। कुछ देर में काव्या बाहर आती है तो देखती है आदित्य बेड पर बैठा चेस कार्ड लेकर बैठा हुआ था। काव्या जल्दी से आदित्य के पास जाती है। आदित्य गोटियों को सजाए हुआ कहता है, बैठो। काव्या बेड पर बैठ जाती है। आदित्य अपनी चाल चलते हुए काव्या को देखता है। काव्या को हमेशा से चेस खेलना बहुत पसंद था। वह हमेशा जीतती भी थी। आज इतने दिनों बाद चेस को देखकर खुश हो जाती है और अपनी चाल चलना शुरू करती है। पहली बार में काव्या जीतती है। ये देखकर काव्या के होठ पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वहीं आदित्य को देखती है तो उसके चेहरे पर ना खुशी थी और ना ही हारने का गम था। एकदम शांति से वह बैठा हुआ था। दूसरी गेम स्टार्ट होती है। काव्या बहुत सीरियस होकर खेलने लगती है। गेम खत्म होते हैं। इस बार आदित्य जीत जाता है। काव्या का चेहरा मुरझा जाता है और वह फिर से आदित्य को देखती है। उसके चेहरे पर अभी के सेम एक्सप्रेशन होते हैं जैसे पहले थे। देखते देखते वो दोनों 6-7 राउंड गेम खेलते हैं और सब में आदित्य बस जीतते रहता है। आखिर गेम में भी आदित्य जीत जाता है। काव्या फ्रस्ट्रेट होकर कहती है, हमें नहीं खेलना। आदित्य काव्या को देखकर, क्यों? काव्या चेस कार्ड को बंद करके साइड में रखती है और उठकर जाते हुए कहती है, बस मन नहीं कर रहा है। काव्या को जाता देख आदित्य झट से उसका हाथ पकड़ कर खींच देता है, जिसे काव्या आदित्य के बहुत करीब बैठ जाती है। आदित्य काव्या की आंखों में देखते हुए पूछता है, ध्रुव सूर्यवंशी को तुम कैसे जानती हो? आदित्य के सवाल से काव्या के फेस एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो जाते हैं।
काव्या के चेहरे पर बहुत अजीब से एक्सप्रेशन दिखने लगते हैं, जिसे आदित्य अच्छी तरह से देख लेता है। काव्या एकदम से परेशान हो जाती है, जैसे कोई बहुत बड़ा राज हो और वह अपने सीने में दफन कर रखी हो। काव्या काफी देर चुप रहती है, फिर अचानक नजरें चुराते हुए कहती है, हम किसी ध्रुव सूर्यवंशी को नहीं जानते। इतना बोलते ही काव्या हड़बड़ाते हुए उठकर फिर से जाने लगती है कि आदित्य उसका हाथ फिर से पकड़कर खींच लेता है, जिससे वे सीधा आदित्य के ऊपर जा गिरती है। आदित्य काव्या को कमर से पकड़ लेता है और उसकी आंखों में देखने की कोशिश करता है, लेकिन काव्या अपनी नजरें इधर से उधर करने लगती है। आदित्य काव्या की चिन पकड़कर उसकी आंखों में देखता है और कहता है, तुम्हारी आंखें कह रही हैं कि तुम झूठ बोल रही हो। अचानक ही काव्या गुस्से से आदित्य के ऊपर से हटती है और लगभग चिल्लाते हुए कहती है, हमने कहा ना, हम नहीं जानते कि किसी ध्रुव सूर्यवंशी को, मतलब नहीं जानते। आदित्य काव्या के चेहरे को बड़े गौर से देख रहा था। आदित्य की नजरों को खुद पर देखकर काव्या नजरें फेर लेती है। आदित्य अपनी जगह से उठकर काव्या के पास जाता है और धीरे से कहता है, मुझे कुछ काम है, रात को मिलते हैं। इतना बोलते ही आदित्य चला जाता है। आदित्य की जाते ही काव्या बेड पर जाकर बैठ जाती है और अपना फोन लेकर गैलरी ओपन करती है। उसमें एक फोटो को खोलकर वह देखने लगती है। फोटो को देखकर काव्या की आंखें नम सी हो जाती है। वह फोटो को अपने हाथों से छूती है। अचानक से काव्या की आंखों में झलकते आंसू फोन की स्क्रीन पर गिर जाते हैं। फोन में काव्या और एक लड़के की फोटो थी और ये लड़का कोई और नहीं, ध्रुव था। काव्या ध्रुव की फोटो को देखकर हाथों से छूते हुए कहती है, आपने तो कभी हमारे रिश्ते को दुनिया के सामने जाहिर नहीं किया, पर फिर भी मैं बहुत खुश थी हमारे रिश्ते से। लेकिन अब आपने हमारे रिश्ते को इस कदर आगे बढ़ा दिया कि मैं चाहकर भी इस रिश्ते को कबूल नहीं कर पा रही हूँ। फिर थोड़ा रुकते हुए, जिस रिश्ते से हमें कभी सुकून मिला करती थी, अब वही रिश्ता मेरे दर्द का कारण बन चुकी है। आपके साथ बंधे रिश्ते के धोखे से अब भी हम नहीं निकल पा रहे हैं। आपके साथ बिताए हर एक पलों को हमने संजोकर तो रखा है, लेकिन ये हमें उस वक्त सुकून दिया करती थी, अब तो दर्द देने के सिवा कुछ नहीं देती। भरोसे से बनाया हमारा एक रिश्ता था, लेकिन आपने उसे इस कदर तोड़ दिया कि हम आज भी विश्वास नहीं कर पाए कि आपने हमारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। काव्या के बोलते हुए ही आंसू की बूंद टपक रही थी, फोन पर गिरती जा रही थी। श्रेष्ठा के ये पूछने पर कि ध्रुव ने उसकी दी को क्यों मारा, वह श्रेष्ठा की आंखों में देखने लगता है। श्रेष्ठा ने अब भी ध्रुव को पकड़ा हुआ था। ध्रुव श्रेष्ठा की आंखों में देखते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है बेबी, मैं तुम्हें बता दूंगा और तुम मान जाओगी। फिर कुछ देर बाद फिर से कहता है, कभी नहीं, मैं तुम्हारे रग रग से वाकिफ हूँ, तुम मेरी बातों पर विश्वास बिल्कुल नहीं करोगी। ध्रुव की बातों को सुनकर श्रेष्ठा ध्रुव का हाथ छोड़ देती है और ठीक से बैठ जाती है। ध्रुव श्रेष्ठा के पास आकर बैठता है और उसके गालों पर हाथ रखते हुए कहता है, बेबी तुम बस इतना ध्यान दो कि तुम मेरे पास क्यों आई हो। एक बदले की भावना लिए तुम मेरे पास आई हो, तो तुम उसी पर फोकस करो। ज़्यादा दिन तक मुझे बचाकर रखोगी तो कभी भी तुम मुझे मार नहीं पाओगी। श्रेष्ठा अपने हाथ ध्रुव के हाथों में रखकर नजरें मिलाकर कहती है, यकीन नहीं होता, अपनी मौत की गवाही तुम खुद कर रही हो। आखिर ऐसा क्यों, ऐसी कौन सी वजह है जो तुम मेरे हाथों मरना चाहती हो। ध्रुव थोड़ा मुस्कुराता है और बड़े प्यार से श्रेष्ठा को देखते हुए कहता है, तुम शराब के नशे की तरह हो। पता तो है कि तुम मेरे लिए हानिकारक हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे नशे में डूबना चाहता हूँ। इतना बोलते ही ध्रुव श्रेष्ठा के माथे पर किस करता है और उठकर जाने लगता है। तभी श्रेष्ठा फिर से एक बार ध्रुव का हाथ पकड़ लेती है। ध्रुव पीछे मुड़कर देखता है तो श्रेष्ठा झट से ध्रुव के गले लग जाती है। श्रेष्ठा के गले लगते ही ध्रुव उसे एहसासों को समझते हुए कसकर पकड़ लेता है। श्रेष्ठा बिल्कुल शांत सी ध्रुव के गले लगी हुई थी। ध्रुव भी बिल्कुल शांत सा खड़ा हुआ था। काफी देर तक गले लगने के बाद ध्रुव धीरे से श्रेष्ठा को अलग होता है। दोनों की नजरें एक दूसरे से मिल जाती हैं। श्रेष्ठा नजरें मिलाते हुए कहती है, आज मुझे तुम्हारे लबों को अपने लबों में महसूस करना है, प्लीज अपने लबों को मेरे लबों से जोड़ लो। इतना बोलकर श्रेष्ठा ध्रुव की आंखों में गहराई से देखने लगती है। ध्रुव धीरे धीरे श्रेष्ठा की तरफ झुकने लगता है। श्रेष्ठा अब भी आंखें बंद नहीं करती। कुछ ही वक्त में ध्रुव अपने होठ श्रेष्ठा के होठों से मिला लेता है। होठ मिलते ही श्रेष्ठा धीरे से अपनी आंखें बंद कर लेती है। ध्रुव धीरे धीरे श्रेष्ठा को चूमना शुरू कर देता है। इस बार श्रेष्ठा भी ध्रुव का साथ देते हुए बहुत पेशेंस से किस कर रही थी। साथ मिलते ही ध्रुव बेकाबू हो जाता है और बहुत ही डीपली किस करने लगता है। श्रेष्ठा भी पीछे नहीं हटती, वह भी पूरा साथ देती है। दोनों एक दूसरे को इस तरह से किस कर रहे थे जैसे कितने दिनों से प्यासे हो। श्रेष्ठा अब एकदम से बहकने लगती है। श्रेष्ठा के हाथ ध्रुव के खुले सीने पर चलने लगते हैं। ये एहसास होते ही ध्रुव श्रेष्ठा को हाथों को पकड़कर पीछे करते हुए पकड़ लेता है और एकदम से दीवार के पास ले जाकर सटा देता है। अब भी दोनों के होठ बिल्कुल अलग नहीं होते। होठों के रसीले रस को दोनों ही एंजॉय कर रहे थे। श्रेष्ठा को क्या होता है, वह अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। ध्रुव किस करने में इतना मगन था कि वह श्रेष्ठा के हाथों को छोड़ देता है। श्रेष्ठा के हाथ एक बार फिर से ध्रुव के शरीर के हर एक हिस्से को छूने लगते हैं। इस बार ध्रुव श्रेष्ठा के हाथों को कसकर पीछे से ले जाकर पकड़ लेता है और दीवार पर पुश करते हुए फिर बार बार सोफली किस और डीपली किस करने लगता है। आधे घंटे तक दोनों के होठ ऐसे ही उलझे रहते हैं। फिर दोनों के ही सांसें उखड़ने लगती हैं। ध्रुव धीरे से श्रेष्ठा के होठों को छोड़ देता है। श्रेष्ठा लंबी लंबी सांसें लेने लगती हैं। ध्रुव भी अपनी सांसों को काबू करने लगता है। कुछ देर में दोनों नॉर्मल होते हैं। ध्रुव श्रेष्ठा को छोड़कर बेड से अपनी शर्ट उठाता है और पहनते हुए बाहर जाने लगता है। तभी श्रेष्ठा कहती है, क्या तुम अपने वक्त को कुछ दिन के लिए मेरे नाम कर सकते हो। ये सुनते ही ध्रुव पीछे मुड़कर श्रेष्ठा के पास आता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, कुछ दिन क्या, मैं अपने पूरे वक्त को, पूरी जिंदगी तुम्हारे नाम कर सकता हूँ। श्रेष्ठा ध्रुव को देखने लगती है, फिर बेड पर लेटकर ध्रुव को अपने पास लेटने का इशारा करती है। ध्रुव भी श्रेष्ठा के पास लेट जाता है तो श्रेष्ठा उसकी बाहों में खुद को भर लेती है और ध्रुव भी श्रेष्ठा की बाहों में भरकर आंखें बंद कर लेता है। काव्या डिनर करने के बाद सोफे पर बैठी आदित्य के आने का वेट करती है। आदित्य कुछ ही वक्त में कमरे में आता है। बेड पर काव्या ने देखकर आदित्य बालकनी की तरफ नजर डालता है। तभी उसे सोफे पर बैठी काव्या दिखती है। आदित्य के कदम अब काव्या की तरफ बढ़ जाते हैं। आदित्य काव्या के पास सोफे पर जाकर बैठ जाता है। आदित्य के पास बैठने पर
ही काव्या बालकनी के बाहर देखती रहती है। आदित्य बस काव्या को देखने लगता है। एक खामोशी भरी पल दोनों के साथ में बिताने लगते हैं। सांसें और धड़कनों के अलावा दोनों के बीच कोई आवाज़ नहीं होती। बहुत देर तक दोनों के बीच शांति रहती है। अब काव्या बालकनी से नजरें हटाकर आदित्य की तरफ नजर डालती है। आदित्य को देखते ही बेचैनी को खत्म करके एक सुकून उत्पन्न हो जाती है। आदित्य और काव्या एक दूसरे की आंखों में देख ही रहे थे, तभी अचानक काव्या आदित्य के गले लग जाती है। आदित्य को इस बात की भनक पहले ही लग चुकी थी कि काव्या कुछ ऐसे ही करेगी। आखिर में आदित्य के सवाल ने ही तो काव्या को पुराने जख्म उभारने लगे थे। काव्या को बेचैन उसी ने तो किया था। वैसे तो वह इस सवाल को पूछना नहीं चाहता था, लेकिन अचानक पता नहीं उसने पूछ दिया। आदित्य भी काव्या के गले लगने से उसे पकड़ लेता है। धीरे से आदित्य अपना एक हाथ काव्या की कमर पर रखकर और दूसरा पीठ पर सुकून तलाश करते हुए काव्या कसकर आदित्य को पकड़ लेती है। थोड़ी देरी की नजदीकियों के बाद आदित्य काव्या को अलग करने लगता है, लेकिन काव्या और कसकर पकड़ लेती है। आदित्य अब काव्या को अलग न करते हुए काव्या को साथ लेकर उठ जाता है और काव्या के दोनों हाथ आदित्य के गले में लिपट जाते हैं। तो वहीं अब आदित्य के दोनों हाथ उसकी कमर के चारों ओर लिपटे हुए थे। बेड की तरफ ले जाकर आदित्य धीरे से काव्या को लिटा देता है और पीछे हटने लगता है, लेकिन काव्या इस बार भी उसे नहीं छोड़ती। आदित्य हार मानकर काव्या के ऊपर लेटे हुए साइड में लेट जाता है। अब काव्या के गले से हटकर उसे सीने से चिपक जाते हैं और कसकर आदित्य की शर्ट को पकड़ लेती है। आदित्य काव्या की हरकतों को देखकर खुद ही भी उसकी कमर को पकड़कर करीब खींच लेता है। काव्या की सांसें एकदम बढ़ जाती हैं, जो आदित्य को अपने सीने पर महसूस हो रही थी। आदित्य भी अपनी धड़कनों को संभालते हुए अपनी आंखों को बंद कर लेता है। काव्या की आंखें तो आदित्य के करीब होते ही बंद हो गई थी। कुछ ही देरी में दोनों एक दूसरे के करीबी को महसूस करते हुए नींद की आगोश में चले जाते हैं। दूसरे दिन की शुरुआत सुबह की चमकती किरणों से होती है। आज सिंगानिया विला में एकदम ही रौनक ठहरी हुई थी। हॉल के सोफे पर एक आदमी और औरत बैठे हुए थे और उसके साथ ही पूरा सिंगानिया परिवार भी उसके साथ बैठा हुआ था। रूहानी सबको चाय देते हुए सोफे पर बैठी आदमी और औरत का आशीर्वाद देती है। वह औरत नोटों की गड्डी निकालकर रूहानी की नज़र उतारते हुए एक नौकर को बुलाते हुए उसे वह पैसे थमा देती है। काव्या वहाँ खड़ी बस उन सबकी हरकतों को देख रही थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कौन लोग हैं। तभी अरुणी देवी काव्या को बुलाती है। काव्या उनके पास चली जाती है। काव्या जाते ही अरुणी देवी से कहती है, काव्या इसे मिलो, ये हैं चंद्रशेखर ठाकुर और उनकी धर्मपत्नी राखी ठाकुर। ये रूह के होने वाले सास ससुर हैं। काव्या उनके पास जाकर झुकते हुए आशीर्वाद लेती है। राखी जी काव्या को देखते ही आशीर्वाद देते हुए उसके गालों पर हाथ रखकर अरुणी देवी की तरफ देखकर पूछती है, इतनी प्यारी बच्ची है, आपने बताया नहीं कि आखिर यह है कौन? अरुणी देवी तुरंत जवाब देती है, ये हमारे पोते आदि की धर्मपत्नी है। राखी मुस्कुराते हुए कहती है, हीरे को खोजकर लाए हैं आप अपने पोते के लिए। उनकी बातों को सुनकर सब मुस्कुरा देते हैं। राखी जी इधर उधर देखते हुए कहती हैं, आपकी बड़ी बहू दिखाई नहीं दे रही है? ये सुनते ही काव्या के चेहरे पर एकदम से दर्द उभरने लगता है। अरुणी देवी एक नज़र काव्या को देखते हुए कहती है, जी किसी कारणवश अर्जुन की शादी नहीं हुई। सब अब बिल्कुल शांत हो जाते हैं। शांति तोड़ते हुए राखी जी कहती है, हमसे भी अब बिल्कुल रहा नहीं जा रहा है रूह को अपनी बहू के रूप में देखने के लिए। दोनों की सगाई को 1 साल से ज़्यादा हो गया है, तो हम सोच रहे हैं कि क्यों ना इसकी शादी भी कर दें। अब तक तसंज भी तो बिजनेस के लिए 2 साल के लिए बाहर जा रहे हैं और इतना लंबा इंतजार अब हमें नहीं होगा। ये सुनते ही तसंज को अभी अभी अंदर आ रहा था उसकी नज़र सीधे रूहानी पर चली जाती है। रूहानी जो कब से सर झुकाई खड़ी थी वह एकदम से सर उठा कर लेती है। रूहानी की नज़रें भी तसंज पर पड़ती हैं। तसंज को देखते ही रूहानी गुस्से से वहाँ से चली जाती है। सभी लोगों को बातों में व्यस्त देखकर तसंज भी रूहानी के पीछे चला जाता है। दोनों की हरकतों को काव्या अच्छी तरह से नोटिस कर रही थी। इधर गुस्से में रूहानी चली तो जा रही थी। तसंज भागते हुए रूहानी को बुलाने लगता है, रू लिसन टू मी। बुलाते हुए ही तसंज रूहानी के पास पहुंच जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। रूहानी जोर से तसंज का हाथ झटक देती है और गुस्से से कहती है, अब सुनने के लिए रह भी क्या गया है तसंज रूहानी की आंखों में गुस्सा और नाराजगी साफ देख पा रहा था। रूहानी, मैं तुम्हारे करीब नहीं आता तो तुमने सीधी शादी के लिए अंकल आंटी को बुला दिया। शादी हो गई तो मुझे कुछ भी करके तुम्हारे करीब जाना ही पड़ेगा। क्यों? यही सोचकर तुमने ये सब किया ना? तसंज, तुम गलत समझ रही हो। रूहानी, गलत मैं तुम पहले थी, लेकिन अब मैं तुम्हें बिल्कुल सही समझ रही हूँ। तुम पर भरोसा करके मैंने इतना बड़ा फैसला लिया और तुमने मेरे भरोसे को पल भर में तोड़ दिया, हमारे इस इतने अच्छे रिश्ते को तोड़ दिया। तसंज रूहानी के हाथों को छोड़ने की कोशिश करते हुए कहता है, मेरी बात को समझो रू, मैंने मॉम डैड को शादी के लिए बिल्कुल नहीं बोला। इनफैक्ट मुझे तो पता ही नहीं कि मॉम डैड इस तरह से हमारी शादी की बात करेंगे। तसंज को छूने की कोशिश करता देख रूहानी पीछे हटते हुए कहती है, छूना मत मुझे। तसंज के हाथ एकदम से रुक जाते हैं। वह अपना हाथ पीछे कर लेती है। रूहानी जल्दी से वहाँ से जाकर अपने कमरे को जाकर लॉक कर लेती है। कमरे को देखते ही रूहानी के बीते दिनों के पल उसके सामने उभर आते हैं। कमरे में अनुराग, रूहान, अर्जुन और तसंज एक साथ बैठे हुए थे। कोई बेड पर बैठा था तो कोई चेयर पर तो कोई नीचे। तसंज और रूहानी परेशान सा होकर बैठे हुए थे। रूहानी तसंज को देखते हुए कहती है, तंज तुम एक काम करो, तुम अंकल आंटी से बोल दो कि तुम्हें मैं बिल्कुल पसंद नहीं और तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते। तसंज सहमत जताते हुए कहता है, हाँ यही सही रहेगा। तभी अर्जुन तपाक से कहता है, क्यों सही? रू, तुम दादी को नहीं जानती हो क्या? वह एक बार कुछ ठान ले तो करके ही रहती है। अगर तंस ने मना भी कर दिया तो दादी तुम्हारी शादी किसी और से करवा ही देगी। रूहानी अब घबराते हुए कहती है, क्यों अर्जुन भाई, आप मुझे यहाँ सॉल्यूशन देने आए हैं या फिर प्रॉब्लम बताने? अर्जुन, हाँ मैं सोच तो रहा हूँ। फिर अनुराग की तरफ देखते हुए सर पर
टपकी मारते हुए कहती है, तू चुपचाप क्यों बैठा है, कोई तो आइडिया दे। अनुराग अपने सर को सहलाते हुए कहता है, मैं तो कब से चाहता हूँ कि रूह जल्दी से इस घर को छोड़कर चली जाए, और आप चाहते हैं कि मैं आइडिया बताकर अपने सपनों पर पानी फेर दूँ। अनुराग की बात सुनते ही रूहानी घूर कर उसे देखने लगती है। तो अनुराग हंसते हुए कहता है, और रूह तू तो बुरा मान गई, मैं तो बस तुम्हारे रिएक्शन देखना चाहता था। इस पर तसंज कहता है, क्या यार तू भी, तुझे दिखाई नहीं दे रहा रूह कितनी परेशान है, और तू। अनुराग, रूह से ज़्यादा तो तू परेशान लग रहा है, कहीं तुझे ऐसा तो नहीं लग रहा है ये आफत तेरी जिंदगी में आएगी तो क्या होगा। इस बार सब कोई अनुराग को घूरते हुए देखने लगते हैं। तो अनुराग हटबड़ाते हुए उठ जाते हुए कहता है, अरे यार, अरे हाँ मुझे याद आया, माँ ने मुझे बुलाया था। उसके जानने के बाद सभी अपनी सोच पर रुक जाते हैं। तभी अर्जुन कहता है, क्यों ना तुम दोनों इस रिश्ते के लिए हाँ बोल दो, और तसंज तुम बोल देना कि तुम अभी फिलहाल शादी नहीं करना चाहते। इससे तुम दोनों की शादी भी नहीं होगी और रूह के लिए दूसरे रिश्ते भी नहीं आए खोजे जाएंगे। रूहानी एकदम से कहती है, लेकिन अर्जुन भाई कब तक ऐसा चलेगा। अर्जुन को सोचते हुए कहता है, तब तक तो दोनों को अपने अपने जीवन साथी भी मिल जाएंगे, तब रिश्ते को तोड़ देना, और हो सकता है दोनों के बीच प्यार हो जाए और रिश्ते को आगे बढ़ा जाए। अर्जुन की बात रूहानी और तसंज एक दूसरे को देखते हैं, फिर एकदम से नजरें हटा लेते हैं। दोनों के लिए ये बहुत ज़्यादा अकवर्ड था। तसंज सिचुएशन को सही करने के लिए कहता है, अर्जुन की बात में सहमत हूँ। इस पर अर्जुन रूहानी को देखते हुए कहता है, रूह तुम्हारा क्या कहना है। कुछ देर सोचने के बाद रूहानी हाँ बोल देती है। उन पलों को याद करते हुए रूहानी बेड पर बैठ जाती है और पीछे टेक कर आज के बारे में सोचने लगती है। पहले और अब में बहुत अंतर हो चुका था। उस वक्त तसंज और रूहानी सिर्फ दोस्त हुआ करते थे, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं था। रूहानी को हाँ बोलने के बाद दोनों की सगाई हो गई। तसंज और रूहानी एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताने लगे। बीतते वक्त के साथ रूहानी के दिलों में तो तसंज के लिए कुछ भी एहसास नहीं आए, लेकिन तसंज के दिल में रूहानी के लिए एहसास जागने लगे। तसंज के दिल में रूहानी बसती चली गई। इस बात से रूहानी पूरी तरह से अनजान थी, वह तो दोस्त मानते हुए तसंज के साथ वक्त बिताती करती थी। एक दिन ऐसे ही तसंज के सब्र का बांध टूट गया और उसने रूहानी को अपने प्यार का इजहार कर दिया। इस बात से गुस्सा होकर रूहानी तसंज से दूर होने लगी और अपने दोस्ती के रिश्ते को भी खत्म कर दिया। ये बात अर्जुन, रूमानी, रूहान और अनुराग के अलावा किसी को पता नहीं थी। तसंज काफी बार रूहानी को समझा चुका था, लेकिन रूहानी उसकी बातों को सुनने बगैर चली जाती थी। इसी बीच तसंज को बिजनेस के सिलसिले में बाहर जाना पड़ गया। दूर जाकर भी तसंज बहुत बार रूहानी को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, लेकिन रूहानी ने एक भी कॉल रिसीव नहीं की। इसीलिए तसंज ने भी कॉल करना बंद कर दिया और अपने बिजनेस पर ध्यान देने लगा। हालांकि उसे रूहानी की याद आती थी, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकता था सिवाय फोन पर रूहानी की फोटो को देखने के बजाय। तो आई होप दोस्तों आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा और आपने स्टोरी को लाइक कर दिया होगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगती है। जब हम अपने वक्त को देकर दिल से कहानी को लिखते हैं तो हमारी बस एक ही चाहत है कि आप हमारे इतने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स जो स्टोरी को पढ़ते हैं वे सारे कमेंट कर कि अपनी दिल की ख्वाहिशें जाहिर करें। लेकिन जब हम अपना कमेंट बॉक्स देखते हैं तो 4-5 कमेंट के अलावा कुछ नहीं दिखता। इस बात से हमें ऐसा लगता है जैसे हमने अपने वक्त को कहानी लिखने में या सुनाने में बहुत ज़्यादा दिया है, दिल भी टूट सा जाता है। कभी कभी ऐसा लगता है शायद कहानी सुनानी ही नहीं चाहिए। ये तो बस हमारे दिल की बात थी जो हमने आपको बताई। खैर हम माफ़ी चाहते हैं अगर हमारी भावनाओं से किसी को ठेस पहुंची हो तो। तसंज गार्डन में चेयर पर बैठा सामने की ओर देख रहा था, अपनी और रूहानी के बारे में सोच रहा था। तसंज का दिल बहुत बेचैन और दर्द में जूझ रहा था। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह करे तो क्या करे। तभी काव्या आकर उसके साथ चेयर पर साइड में बैठ जाती है। किसी के होने के एहसास होते ही तसंज साइड में देखता है। साइड में किसी अनजान को देखकर तसंज, आप कौन? काव्या मुस्कुराते हुए कहती है, रूह की भाभी। तसंज एकदम से दर्दों को छोड़कर कहता है, तो आप हैं? अनुराग ने मुझे बताया आपके बारे में, लेकिन मैंने आपको देखा नहीं था। काव्या खामोशी से सामने देखते हुए कहती है, रूह और आपके बीच कुछ हुआ है क्या? तसंज तुरंत कहता है, नहीं भाभी, ऐसी कोई भी बात नहीं है, सब ठीक है। काव्या फिर एक बार खामोशी से कहती है, हमने आप दोनों की बातें सुन ली है। तसंज एकदम से चुप हो जाता है। अब वह कुछ बहाना भी नहीं बना सकता था। थोड़ी देर के बाद तसंज काव्या को सारी बातें बताता है। सब कुछ सुनने के बाद काव्या गंभीर सोच में चली जाती है। तसंज एकदम से बोलता है, मैं क्या करूँ भाभी, कैसे समझाऊं उसे कि वह जैसा सोच रही है ऐसा मैं सपनों में भी नहीं सोच सकता। काव्या शांत और तसंज के दर्दों को सुन और महसूस कर रही थी। तसंज उसकी खुशी के लिए भी मैं उसे दूर चला गया था। उसे तो ये तक पता नहीं उसे दूर रहना मेरे लिए कितना मुश्किल था। दिल में अजीब सी बेचैनी दर्द होता था, लेकिन फिर भी अपने दर्दों को संभालकर उसकी खुशी पर ध्यान देता रहा। तसंज, मैंने कितनी कोशिश की उसे समझाने की, लेकिन हर बार वह मुझे गलत समझती। अब इसमें मेरी क्या गलती है कि मुझे उससे प्यार हो गया। उसके लिए एहसास दिल में जाग गया। उसकी खुशियाँ, उसे खुश देखने की चाहत जग गई। इस पर काव्या तसंज को कहती है, आपने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें आपके प्यार का एहसास दिलाने की कोशिश नहीं की। आप उनकी खुशियों के लिए उससे दूर चले गए, लेकिन उसके पास रहकर दुख को बांटने की कोशिश नहीं की। प्यार हो तो गया, लेकिन आपने उन्हें ये एहसास दिलाने की कोशिश नहीं की कि आप सिर्फ और सिर्फ उनके साथ रहना चाहते हैं, चाहे उनकी मुश्किल वक्त में हो या फिर दर्द के वक्त में। काव्या की बातों को सुनकर तसंज को पूरी तरह से समझ में आ जाता है कि उसकी कौन सी गलती कर दी। काव्या फिर से कहती है, एक बार अच्छे से उसे बात कीजिए। आप पुराने रिश्तों को याद दिलाते हुए शायद उनको आपकी बातें समझ आ जाएं। तसंज एकदम से उठते हुए कहता है, वही तो प्रॉब्लम है ना भाभी, वो मुझसे बात करने के लिए ही तैयार नहीं है। काव्या अपनी जगह से उठकर कहती है, आप बस उनको अपने प्यार का एहसास दिलाने का सोचिए, बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए। इतना बोलकर काव्या वहाँ से चली जाती है। तसंज काफ़ी देर तक काव्या की बातों को सोचते रहता है। फिर अचानक ही उसके होठों पर सुकून भरी मुस्कुराहट आ जाती है। अब तसंज और उसके माँ पापा सबसे विदा लेकर चले जाते हैं। रूहानी भी उसको विदाई देने के लिए बाहर आ गई थी। फिर एक सब कोई सोफे पर बैठे थे। मायावती अरुणी देवी से कहती है, माँ, रूह की तो अभी तक पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई, तो हम कैसे उसकी शादी
इतनी जल्दी कर दें। अरुणी देवी रूहानी को देखते हुए कहती है, तसंज ऐसा लड़का नहीं है जो रू को पढ़ाई करने से रोके, वह रू को शादी के बाद भी पढ़ा देंगे। ये सुनते ही रूहानी गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच लेती है। एक यही वजह तो थी रूहानी की कि उसे तसंज से सगाई कर ली ताकि उसे किसी से शादी ना करना पड़ा और वह पढ़ाई ठीक से पूरी कर सके। रूहानी को तसंज पर भरोसा था कि वह शादी के लिए उसे कभी नहीं बोलेगा, लेकिन तब तसंज ने उसे अपनी दिल की बात जाहिर की, तब से रूहानी को बस यही डर रहता कि कहीं तसंज शादी के लिए जल्दबाजी ना करती। इसी वजह से रूहानी तसंज से दूर होती चली गई। अरुणी देवी के फैसले से मायावती बिल्कुल सहमत नहीं थी, लेकिन वह उनके फैसले के खिलाफ कुछ बोल भी नहीं सकती थी। काव्या जो सबके चेहरों के रिएक्शन को देख रही थी, एकदम से बोल पड़ी, हमें नहीं लगता रू की शादी इतनी जल्दी करनी सही होगी। जैसे ही काव्या बोलती, सबकी नजरें उस पर ठहर जाती। अरुणी देवी, काव्या आप कहना क्या चाहती हैं? काव्या अरुणी देवी के पास जाकर कहती है, दादी हम यही कहना चाहते हैं कि जो शादी से पहले पढ़ाई करने में होता है वह शादी की बात नहीं रहती। शादी का मतलब ही होता है जिम्मेदारियां। एक जिम्मेदारी पढ़ाई की तरफ खिंचाव को कम कर देती है। पढ़ाई से ज़्यादा उसी वक्त रिश्ते अहमियत देने लगते हैं। अरुणी देवी अब थोड़ा सोच में डूब जाती है। रूहानी का तो दिल धक धक कर रहा था ये जानने के लिए कि दादी क्या फैसला लेगी। कुछ ही देर में अरुणी देवी कहती है, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही काव्या, ठीक है तंस के माता पिता से हम बात करते हैं। जब तक रूह की पढ़ाई खत्म नहीं हो जाती तब तक दोनों की शादी नहीं होगी। ये सुनते ही रूहानी का तो मन करता है कि वह उछल उछल कर अपनी खुशियों को जाहिर करे। वह इतने ज़्यादा खुश हुई कि अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए तड़प से उठी। रूहानी के चेहरे को देखकर मायावती जी भी सुकून सा मिल जाता है। भले ही रूहानी खुशी जाहिर नहीं कर रही थी, लेकिन फिर भी उसकी खुशियों को मायावती जी अच्छी तरह से देख पा रही थी। फैसला होते ही सब अपने अपने में व्यस्त हो जाते हैं। काव्या अपने कमरे में चली जाती है। तभी काव्या के कमरे का दरवाजा धड़ाम से बंद होता है। काव्या पीछे मुड़कर देखती है। रूहानी दौड़ते हुए काव्या से लिपट जाती है और अपनी खुशी को जाहिर करते हुए थैंक यू सो मच भाभी। रूहानी की खुशी को देखकर काव्या मुस्कुरा देती है और रूहानी से अलग होकर बहुत खुशी से कहती है, आपको नहीं पता भाभी कि आपने हमारी कितनी बड़ी प्रॉब्लम सोल्व कर दी। काव्या बस एक टक रूहानी की खुशियों को देखे जा रही थी। रूहानी बस काव्या को शुक्रिया अदा करने में लगी हुई थी। वह पूरे कमरे में उछलते हुए खुशियां जाहिर कर रही थी। तभी काव्या के एक सवाल से वह बिल्कुल चुप हो जाती है। काव्या आपको तसंज पसंद नहीं है? रूहानी एकदम से पीछे मुड़ती है और काव्या को देखने लगती है। काव्या रूहानी को थोड़ा पास आकर कहती है, हमें पहले नज़र में ही उनकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ आपके लिए प्यार देखा। हमें लगता है आपको भी एक बार उनकी प्यार को महसूस करना चाहिए। उसे दूर रहने की बजाय उसकी नज़दीकियों को समझना चाहिए। काव्या उनको अपने पुराने रिश्ते के नज़रों से एक बार देखना चाहिए। ऐसा प्यार हर किसी को नसीब नहीं होता। रू काव्या अब रूहानी के गाल पर हाथ रखकर कहती है, आप समझ रहे हैं ना रू कि हम क्या चाहते हैं? रूहानी काव्या को देखती है, फिर अपना सिर हाँ में हिला देती है और कमरे में कुछ पल में ही चली जाती है। रूहानी के जाते ही काव्या बेड पर बैठ जाती है और अपने फ़ोन को ऑन करके देखने लगती है। फ़ोन ऑन करते ही काव्या व्हाट्सएप को ओपन करती है। जैसे ही काव्या व्हाट्सएप को ओपन करती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। काव्या अपने सर पर हाथ मारकर कहती है, ओ सिट, कि हमसे क्या हो गया? अगर उन्होंने देख लिया तो क्या होगा? काव्या काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। काव्या अपने व्हाट्सएप को खोलकर एक मैसेज से परेशान हो जाती है। काव्या का दिया हुआ मैसेज, आई मिस यू, 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 आई मिस यू सो मच, आई मिस माई लव। ये मैसेज काव्या ने पिया के लिए लिखा था। जब काव्या तसंज और रूहानी की बात सुन रही थी तभी पिया ने ये मैसेज करके परेशान कर दिया कि वह उसे बिल्कुल भी मिस नहीं करती, जिसे काव्या ने फ्रस्ट्रेट होकर ये मैसेज कह दिया। उसे ये तक नहीं देखा कि वह किसे भेज रही है। काव्या ने गलती से आदित्य को ये मैसेज सेंड कर दिया था और फ़ोन को ऑफ कर दिया। अब तो काफ़ी देर हो चुकी थी, उसकी वजह से डिलीट करने का ऑप्शन भी काम नहीं आने वाला था। हालांकि आदित्य ने मैसेज देखा नहीं था। काव्या अब काफ़ी ज़्यादा नर्वस होने लगी, नाखून को अपने हाथों से चबाने लगी। काव्या ऐसे नर्वस तो तब भी नहीं हुई थी जब उसकी रिजल्ट आती थी। हॉस्पिटल में VIP वार्ड में ध्रुव बेड पर आंखें बंद करके लेटा हुआ है। तभी वार्ड का दरवाजा खोल काली अंदर आता है। ध्रुव की थोड़ी दूर खड़ा होकर बोलता है, बॉस मैम। वह इतना ही बोलता है कि ध्रुव की आंखें बंद करके ही कहता है, उसे मेरी जिंदा होने की खबर नहीं लगनी चाहिए, उस तक वही खबर पहुंचाओ जो उसे लगता है मेरी मौत की खबर। काली ये सुनकर कुछ देर ध्रुव को देखता है, फिर हाँ बोलकर वहां से चला जाता है। उसके जाते ही ध्रुव अपनी आंखें खोलता है और ऊपर सीलिंग को देखते हुए बीती रात में पहुंच जाता है। ध्रुव जब श्रेष्ठा के होठों को चूम रहा था तब उसे बहुत अजीब सा लगने लगता है, लेकिन फिर भी वह उसके होठों को चूमते रहता है। कुछ ही पल में ध्रुव को समझ आ जाता है कि श्रेष्ठा के होठों को चूमकर अजीब क्यों लग रहा है। जब वह उसे छोड़कर जाने लगता है लेकिन उसे अच्छे से पता था कि आखिर श्रेष्ठा रुकने के लिए क्यों कह रही है। दोनों साथ में लेट जाते हैं। श्रेष्ठा ध्रुव के सीने से अपना सिर छुपा लेती है। ध्रुव को बहुत ज्यादा बेचैनी होने लगती है, जैसे वह सांस ना ले पा रहा हो। कुछ ही देर में श्रेष्ठा ध्रुव से अलग होती है और एक जीतने वाली मुस्कान के साथ ध्रुव के सर पर हाथ फेरते हुए कहती है, ध्रुव सूर्यवंशी, तुझे क्या लगता था तू मुझे अपनी दी के खिलाफ भड़काएगा और मैं चुपचाप तुम्हारी बकवास सुन लूंगी? जिस पल का मुझे इंतजार था अब खत्म हो गया। मेरे होठों के रस को जो तुम इतनी शिद्दत से पी रहा था वो कोई मामूली रस नहीं, एक जहरीली जहर थी जो बहुत ही वक्त में तुझे नरक के द्वार पर पहुंचा देगी। श्रेष्ठा की हर एक बात ध्रुव की कानों तक पहुंच रही थी। ध्रुव की बॉडी धीरे धीरे नीली पड़ने लगी थी। ध्रुव को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी, लेकिन वह श्रेष्ठा के सामने जाहिर नहीं कर रहा था। श्रेष्ठा जब ध्रुव के शरीर को नीला पड़ा देखती है तो उसके होठों पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। श्रेष्ठा ध्रुव के गालों पर किस करते हुए कहती है, हैप्पी जर्नी बेबी, उम्मीद करती हूँ नरक में तुम्हें जगह मिल जाएगी। इतना बोलते ही श्रेष्ठा वहां से चली जाती है। उसके जाते ही ध्रुव आंखें खोलता है। वह अपने हाथों को देखता है तो एकदम नीले पड़ने लगे थे। ध्रुव बहुत मुश्किल से उठकर बैठ जाता है और अपना फोन लेकर काली को कॉल करता है। बीती बातों को याद करके अचानक ही ध्रुव के होठों पर स्माइल आ जाती है। ध्रुव इतनी मीठी जहर
मिले तो मैं बार बार इसे पीने के लिए तैयार हूँ बेबी, कसम से बेबी, तुम्हारी हर एक अदा मुझे फिदा कर देती है। शाम के वक्त तसंज रूहानी के एक फ़ोन कॉल से अपनी सारी मीटिंग को छोड़कर रूहानी से मिलने के लिए जाता है। तसंज जल्दी से उसे लोकेशन पर पहुंचता है जहां पर रूहानी से उसे बुलाया था। तसंज कार से निकलकर गार्डन की तरफ बढ़ जाता है। गार्डन की वह बिल्कुल शांत जगह पर पहुंच जाता है जहां कोई नहीं था, बस रूहानी पीठ करके खड़ी थी। तसंज अपने कदम बढ़ाते हुए रूहानी से थोड़ा पास आकर आवाज़ देता है, रूहानी बिना पीछे मुड़े कहती है, आप आ गई तुम? तसंज, हाँ, तुम मुझसे कुछ बोलना चाहती थी? रूहानी अब पलटकर तसंज की तरफ मुड़ती है और मुस्कुराते हुए कहती है, मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहती हूँ। तसंज, असमझ इसमें थैंक यू लेकिन क्यों? रूहानी, तुमने अपने धोखे से मुझे आज़ाद जो कर दिया। तसंज, कैसा धोखा? रूहानी ताली बजाते हुए, वाह कितनी अच्छी नाटक कर लेते हो ना तुम। मेरे परिवार की हर एक सदस्य को अपनी तरफ कर लिया और मेरे खिलाफ कर दिया। भाभी को भी तुमने नहीं छोड़ा, वो तो इतनी मासूम सी है कि तुम्हारी हर एक बात को मान ली, लेकिन वो ये नहीं जानती तुम कितने बड़े धोखेबाज हो। तसंज अब खुद को रोक नहीं पाता और रूहानी के पास जाकर उसके कंधों को कसकर पकड़ते हुए कहता है, तुम हर वक्त मुझे गलत क्यों समझती हो? क्या तुम मेरे दिल को बार बार अपनी बातों से छलनी कर देती हो? मैंने ऐसा भी क्या कर दिया तुम्हारे साथ? हर बार तो तुम्हारे कहने के हिसाब से ही चलता रहा। तुम चाहती थी मैं तुमसे दूर हो जाऊं, मैं हो गया। तुम चाहती थी हमारी शादी ना हो, मैंने नहीं होने दी। रूहानी तसंज को धक्का देकर कहती है, आप गए ना अपनी असली अवतार आ गए ना अपनी असली अवतार में। तुम क्या समझते हो खुद को? मुझे समझ नहीं आता। एहसान कर दिया ना तुमने ये सब करके। एहसान से दबी हुई हूं ना मैं। तसंज अपनी सिर पीट लेता है और कहता है, अब ये एहसान बीच में कहाँ से आ गया? सच में रूह, अब मैं बिल्कुल थक चुका हूँ तुम्हें समझा समझा कर। अब और मुझे नहीं होगा। तुम चाहती हो ना मैं तुमसे कभी ना मिलूं, तो मैं नहीं मिलूंगा तुमसे। तुम चाहती हो ना कि हमारी शादी ना हो, तो नहीं होगी हमारी शादी। मैं तुम्हें बताने ही वाला था कि मोम डैड को मैंने मना लिया है, लेकिन तुम तो तसंज, खैर छोड़ो, अब तुमसे बात करके कोई फायदा नहीं है। मैं कुछ महीनों बाद अमेरिका जा रहा हूँ और वहां से मैं तब तक नहीं लौटूंगा जब तक तुम मुझे कॉल करके नहीं बुला लेती, और शायद ही मुझे इस बात की उम्मीद रहेगी कि तुम मुझे कॉल करोगी। तसंज अब जाने लगता है, तभी वह बिना पीछे मुड़े कहता है, एक बात हमेशा याद रखना रू, मैंने तुमसे ही प्यार किया है और तुम्हारे करीब आने के लिए कोई तरीका नहीं अपनाया है, और मैं तुमसे ही प्यार करता रहूंगा मरते दम तक। गुड बाय रू। इतना बोलते ही तसंज तेज कदमों से वहां से चला जाता है। कुछ दूरी पर कार खड़ी थी, उसमें जाकर बैठ जाता है और कहता है, भाभी मुझसे नहीं होगा अब। मैं उसे समझा नहीं सकता। हर वक्त वह अपनी बातों से दर्द दे देती है मुझे। अब मैं और उसके पास कभी नहीं आऊंगा। काव्या को, जो तसंज के साथ ही आई थी, वह बोलती है, आप इतनी जल्दी हार कैसे मान सकते हैं? तसंज एकदम से बोलता है, छोड़िए भाभी, अब हमें इसी हाल पर छोड़ दीजिए। मैं उसे अपने साथ जबरदस्ती के रिश्ते में नहीं बांधना चाहता। जब वह खुद अपनी मर्जी से मुझे इस रिश्ते में बांधने के लिए कहेगी, तभी हमारा रिश्ता आगे बढ़ेगा। काव्या कुछ नहीं बोलती, शायद उसे तसंज की एकदम सही लगा। रूहानी तसंज के गए हुए दिशा में ही देखती रहती है, फिर वह भी वहां से चली जाती है। इसी के साथ इस कहानी को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद दोस्तों यहाँ तक सपोर्ट करने के लिए।